डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं सेट नंबर 2 इंग्लिश कोर 11th क्लास का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। सबसे पहले मैंने आपका सेट 1 जो है दे दिया था और उसको आप देख चुके होंगे। अब सेट 2 आप देख रहे हैं, इस तरह से 5 सेट इंग्लिश कोर के मैं डालूंगा आपके लिए और यहाँ से क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सावधानी से अगर आप एक बार केवल वीडियो देखते हैं तो दोबारा इन क्वेश्चंस को पढ़ने की रटने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, असम इन द नॉर्थ और ईस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या पूछा बोला गया है, अब इसको मैं हिंदी में समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी कि भारत के उत्तर पूर्व में असम को विश्व का चाय का बागान कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखी गई है। और टी ग्रोस इन बुशेस ऑन ए टी स्टेट देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ टी बुशेस। तो यहाँ पर जो है चाय के बागानों में झाड़ियों में चाय उगती है और चाय की हजारों झाड़ियाँ यहाँ पर हैं। They are planted in a long lines early in the morning. Companies of women and children, each carrying a basket, go off to the garden to pluck the leaves. और जो है वे लंबी लंबी लाइनों में जो है ये लगाए जाते हैं। दे आर प्लांटेड इन लॉन्ग लाइन्स। तो ये चाय जो है ये लंबी लंबी लाइनों में लगाए जाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे सुबह सुबह महिलाओं और बच्चों की जो झुंड है, कंपनी मतलब एक तरह से एक झुंड होता है। तो मैं यहाँ पर देखो वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो अर्ली इन द मॉर्निंग तो सुबह सुबह महिलाओं और बच्चों का झुंड जो है वो प्रत्येक टोकरी लेकर जाते हैं और पत्ते तोड़ने के लिए, मतलब प्रत्येक टोकरी लेकर के पत्ते को, तो गो ऑफ टू द गार्डन टू पल्क द लीव्स, तो पत्ते तोड़ने के लिए जाते हैं। ओनली द यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स आर पल्क्ड। और केवल सबसे छोटी और सबसे कोमल पत्तियों को ही तोड़ा जाता है। द लीव्स आर देन वेटेड एंड टेकन ऑफ टू द फैक्ट्री टू बी मेड इनटू टी एज यू नो इट। और फिर जो है पत्तियों को तौला जाता है और चाय बनाने के लिए कारखाने में ले जाया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस तरह से ये छोटा सा एक पैसेज है जिसको आपको पढ़ करके इसके आंसर्स देने थे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेयर इज आसाम सिचुएटेड। तो यहाँ आसाम कहाँ स्थित है, तो पहली लाइन में ही लिखा है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सावधानी से आपको केवल पैसेज के हिसाब से आंसर दे देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, देखिए आसाम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज। तो असम को जो है विश्व का चाय बागान कहा जाता है क्योंकि, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है आपको टिक करना है, सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो टी इज अनबाउंडेडली ग्रो हेयर, यानी कि यहाँ चाय जो है बहुताय रूप में उगाई जाती है, बहुत ज़्यादा चाय जो है उगाई जाती है इसलिए। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर पल्क्ड। अभी अभी हमने पढ़ा किस प्रकार की चाय की पत्तियों को तोड़ा जाता है। तो अभी अभी हमने देखा और पढ़ा भी यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ पर ओनली द यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स जो है सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट, यानी कि जो है सबसे छोटी और कोमल पत्तियाँ होती है उनको तोड़ा जाता है। इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन, व्हेन डू वुमेन एंड चिल्ड्रन गो ऑफ टू द गार्डन टू पल्क द लीव्स। अभी अभी हमने देखा अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, औरतें और बच्चे जो बगीचों में पत्ते तोड़ने कब जाते हैं। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, तो अभी अभी हमने पढ़ा अर्ली इन द मॉर्निंग। पैसेज में बड़ा लाइन लिखा है जिसको मैंने अभी हिंदी में अनुवाद करके बताया आपको। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, द लीव्स आर वेटेड एंड टेकन ऑफ टू द। तो लीव्स जो पत्तियों को तौला जाता है और कहाँ ले जाया जाता है, तो सभी को पता है वो ले जाया जाता है फैक्ट्री में। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। इसके बाद छठा जो क्वेश्चन है, वाइल राइटिंग ए नोट। अब आपका यहाँ पे पांच ही क्वेश्चंस जो थे इस पैसेज थे। अब आते हैं हम चेंज करते हैं आपका सेक्शन को और यहाँ पर जो है वाइल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट यूज। नोट मेकिंग में कौन सी चीज़ यूज़ नहीं की जाती, तो नोट मेकिंग में हेडिंग यूज़ की जाती है, बिल्कुल सही है। सब हेडिंग भी यूज़ की जाती है, हेडिंग की सब हेडिंग होती है। और एब्रीविएशन भी यूज़ किया जाता है। एब्रीविएशन आप जानते ही हैं, एब्रीविएशन क्या होते हैं। एब्रीविएशन होता है जो संक्षेप में लिखते हैं ना, छोटा सा। एंड हेडिंग मतलब शीर्षक होता है और सब हेडिंग मतलब उपशीर्षक हो गया। और एब्रीविएशन मतलब संक्षेप में, जैसे कि हम छोटे वर्ड में लिख देते हैं ACC। ACC मतलब हो जाए अकॉर्डिंग
है ना। और बिकॉज को लिखते हैं BCZ। तो बिकॉज जैसे हम चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे तो हम छोटे छोटे एब्रिविएशंस यूज़ करते हैं, पूरा वर्ड ना लिख करके, उसको बोलते हैं एब्रिविएशंस। ये तीनों चीज़ें नोट मेकिंग में यूज़ करती है, एक ही चीज़ यूज़ नहीं की जाती है, आर्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। तो यहाँ क्या पूछा गया, रिपोर्ट लेखन में जो घटना का वर्णन हमेशा लिखा जाता है, तो कैसा लिखा जाता है, क्या आंसर हो जाएगा, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको तत्काल अतीत जो है या तत्काल भूतकाल में जो है लिखा जाता है। इसके बाद जो है आपका 8वां क्वेश्चन, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। जब लेटर यानी कि पूछताछ के समय लेखन जो है लेटर राइटिंग किस श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर जो है ये कैसा होता है पूछताछ में, तो पूछताछ में ही आता है व्यापार पत्र के रूप में। तो यहाँ पर जो बिजनेस लेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज, यानी इंक्वायरीज आपसे कुछ पूछा गया है और उसका रिप्लाई करना है, तो किस कैटेगरी में आएगा, तो बिजनेस लेटर के कैटेगरी में आता है। और उसके बाद में 9th जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया, इन ए फॉर्मल लेटर, यानी कि आपका औपचारिक पत्र में द करेक्ट फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इज। इसमें अभिवादन का जो सही रूप क्या होता है, ये आपको पता ही होगा कि हम जब फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो अभिवादन जो हम लगाते हैं वो डियर सर मैडम लगाते हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया, इन बिजनेस लेटर द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ एड्रेस इज रिटन ऑन द। तो यहाँ पे नेम और डेजिग्नेशन यानी पद की बात कर रहा है। ठीक है, व्यावसायिक पत्रों में जो है पते और पते का नाम और जो है पद नाम, ठीक है, यानी कि डेजिग्नेशन पद जो है वो लिखा होता है। तो कहाँ पे लिखा होता है, तो हमारा जो होता है वो बाएं मार्जिन में यानी लेफ्ट मार्जिन में वो लिखा होता है ना, लेफ्ट साइड में लिखा होता है। आपको पता ही है कि जैसे ये आपके सामने है और इसके नीचे मैं यहाँ पे इस साइड लेफ्ट में लिखूंगा। ये मान लो ये लेटर है और इसका जो खत्म होगा तो मैं लेफ्ट में इस साइड लिखता हूँ, इस साइड नहीं लिखता हूँ राइट साइड में, है ना, इस साइड लेफ्ट साइड में। इसके बाद में है रश्मि ब्रॉट ए बुक एंड डैश इंक पोर्ट। यहाँ पे सिंपल सा आर्टिकल भरना है, आपको आसानी से भर सकते हैं कि इंक पोर्ट आ गया, आई से है, वॉवेल कॉन्सोनेंट आपको अच्छी तरह से पता है, यहाँ पे आपका एन ऑप्शन आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद में डैश ऑफ द बॉयज सैंग ए सॉन्ग। यहाँ पे जब आप भरते हैं तो इसको ध्यान रखना है कि आपको क्या आ जाएगा, डैश ऑफ द बॉय, तो सम वन एनी वन एनी मोर नहीं आएगा, नन ऑफ द बॉयज आ जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर जो है आपका ये क्या जंबल वर्ड दिया गया है, यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एसेंशियल इज हेल्थ गुड। तो यहाँ पर जो है ये आपका एक जंबल वर्ड्स टाइप में दिया गया है। अब क्या करना है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे दिया तो ये है लेकिन ये इसका जो है यहाँ पे गलती कर रखी है। ठीक है, हमें जो है यहाँ 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही करना है। यहाँ पर जो है ये चीज़ बिल्कुल गलत दे रखी है, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपने गलत दिया है सर मॉडल पेपर में, है ना। तो ये गलत है, हमको इन 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे देखोगे सी ऑप्शन ये सही मिलेगा आपको, इसको बोलते हैं एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये कहावत भी है और आपने खूब अच्छी तरीके से सुना भी है, अच्छे तरीके से सुना भी है, स्लोगन है, बहुत बड़ा कहावत है, जिसको आपको स्कूल में भी शायद टीचरों ने कई बार आपको बताया होगा कि इस तरह की कहावत है, विख्यात है, विश्वविख्यात कहावत है ये, है ना। एन एप्पल ए एप्पल सॉरी एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ये बहुत बड़ी कहावत है और इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हमेशा मतलब आपको बहुत बार सुनने को भी मिलेगी और देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको आप हिंदी में करना चाहें तो क्या होगा, सिंपल सिंपल है, प्रतिदिन एक सेब जो है डॉक्टर को दूर रखता है, बस इस सिंपल सा इसका हिंदी अनुवाद है। अब इसके बाद में आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, द सन डैश इन द वेस्ट। अब जब भी जो प्राकृतिक घटना जो हमेशा होती है उसके साथ एस या ई एस लगता है, ठीक है ना। जो चीज़ होती है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, तो सन जो है ये हमेशा वेस्ट में जो है क्या होता है आपका सेट्स होता है, यानी कि क्या करता है, डूबता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, सेट। यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट डैश सॉरी आई डैश हाउ टू स्विम, आई डैश हाउ टू स्विम। तो यहाँ 15 क्वेश्चन है, कैसे तैरना है, तो यहाँ पे डोंट नो हाउ टू स्विम, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मैं नहीं जानता कैसे तैरना है। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है शाहिद हैड, शाहिद को क्या था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ब्रेन ट्यूमर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है शाहिद वाज ए, शाहिद क्या था, ये आपको बताना है। तो शाहिद क्या था,
तो शाहिद एक कवि था, पोएट था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपको रीड करना है फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट को। उसके बाद में आपको 18 से लेकर 21 तक के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर जो है आपके सामने क्वेश्चन है और सामने आपके पैसेज भी है, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लबनर्म जो है, यहाँ पे लबनर्म टॉप इज साइलेंट, यानी कि चुप है। लबनर्म टॉप जो है ये चुप है और क्वाइट स्टिल, और काफ़ी स्थिर है या शांत है। ठीक है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, और जो है सितंबर की कह सकते हैं पीली या चमचमाती जो दोपहर की धूप में जो है ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड फॉलन, जो है कुछ पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उसके सारे बीज जो है गिर जाते हैं। इस तरह से ये लाइनें लिखी हैं। चलिए कोई नहीं, इन लाइनों का कोई महत्व नहीं, महत्व है कि आपको ये समझ में आनी चाहिए कि कहाँ से कैसे लिया गया है। 18 जो क्वेश्चन है इसको समझिए। इसमें क्या है, द लेबरन ट्री टॉप इज डैश। यहाँ पे पूछा क्या गया है, लेबरनर्म ट्री जो है आपका टॉप इज डैश। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में क्वाइट साइलेंट एंड स्टिल, यानी कि काफ़ी चुप और स्थिर है, यहाँ पे लिखा है क्वाइट साइलेंट एंड स्टिल। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड। तो आपको सिंपली दिख रहा है कि आफ्टरनून का टाइम डिस्क्राइब किया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा आफ्टरनून। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है हाउ डज सेप्टेम्बर सनलाइट अपीयर्स। तो सेप्टेम्बर सनलाइट येलोइंग दिखा रहा है यहाँ पे, आफ्टर ये येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, यहाँ पे येलो लिखा है मोटे मोटे अक्षरों में, तो हमारा भी आंसर क्या हो जाएगा, येलो। इसके बाद में ए फ्यू लीव्स डैश। तो ए फ्यू लीव्स डैश क्या लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल सिंपल क्या हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा आ टर्निंग येलो, क्या हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, कुछ पत्ते जो है पीले पड़ रहे हैं। और हु वर बिटी एंड डॉली। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि आपका बिटी और डॉली कौन थे, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो वो जो थे वो कजिन्स ऑफ पोइट्स मदर थे। क्या थे, कवि के माँ के चचेरे भाई थे। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, हु इज़ द पोएम्स ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछ, पृथ्वी की कविता कौन है, तो पृथ्वी कविता द रेन है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन, इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट वांट्स टू नो। तो यहाँ पे बचपन कविता जो है, चाइल्डहुड कविता में कवि जानना क्या चाहता है, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, तो वो द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, उसको वो जानना चाहता है, यानी कि वो जानना चाहता है कि जिस दिन उसने अपने बचपन खो दिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया वी इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड्स फॉर। तो वी इन द पोएम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड पोएम जो है उसमें वी किसके लिए स्टैंड करता है, यानी कि हम किसके लिए है, जो आपका चाइल्डहुड वो है पोएम है उसमें। तो यहाँ पर है द फादर एंड सन के लिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, पिता और पुत्र के लिए। उसके बाद में है बैड फेस इन द पोएम द लेबरनम टॉप मीन्स। तो यहाँ पर बैरेड फेस क्या होता है, इसको पूछा गया है। बैरेड फेस का मतलब क्या होता है, ये आपको, मतलब बैरेड मतलब होता है वर्जित, है ना, वर्जित मतलब जिसका मतलब क्या कह सकते हैं, जिसका मतलब अनुमति ना हो, बैरेड फेस बहुत ही वर्जित टाइप में, है ना। तो फेस हैविंग स्ट्रिप्स ऑन इट, यानी कि जो है आप सिंपल सा सिंपल बोल सकते हैं कि धारियों वाला चेहरा, ठीक है ना। स्ट्रिप्स मतलब धारियां होती हैं, तो धारियों वाला चेहरा जो है इसका मीन है। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा आपका करेक्ट। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पे पूछेगा वेयर वॉज द फोटोग्राफ टेकन। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, तस्वीर कहाँ ली गई थी। तो आंसर अभी अभी आप आसानी से बता सकते हैं, ऑन द बीच, ये हमने सेट 1 में भी डिस्कस किया था। तो कहाँ ली गई थी, ये समुद्र तट पे ली गई थी। और उसके बाद में है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द लेबर नम टॉप। इस लेबर नम टॉप के जो है कविता के कवि कौन हैं, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट, टेड हग्स। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन, टेड ह्यूजेस भी बोलते हैं, आप हक्स भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है आप कैसे इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, उसकी बात करते हैं। तो 29 में आपसे देखिए क्या पूछा गया है, वाई डिड ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट। तो ग्रैंड माता ने, यानी कि दादी जी ने जो है अपना एक हाथ वेस्ट पे क्यों रखा, ये पूछा गया है आपसे। वेस्ट मतलब आप जानते ही हैं, तो आप लोग अगर
थोड़ी बहुत बचपन वाली इंग्लिश नहीं जानते हैं तो वो आपके लिए समस्या कर सकती है। तो थोड़ा सा जो है आप ये सब चीज़ें याद कीजिए और अपने आप को परफेक्ट बनाइए। अभी समय है आपके पास में, बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। अभी आपका नॉन बोर्ड है, लेकिन बोर्ड आएगा तो आपको समस्याएं हो सकती हैं ना। तो यहाँ पर जो है आपका क्या पूछा गया है, तो पूछा गया दादी ने एक हाथ अपने ऊपर क्यों रखा या वेस्ट पे क्यों रखा, वेस्ट मतलब कमर पे क्यों रखा। तो यहाँ पर जो है क्या आंसर हो जाएगा, टू बैलेंस हर स्टूप, तो उसने अपने स्टूप को संतुलित करने के लिए। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वेयर डिड ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड। तो इसमें पूछा गया है लेखक ने अपना बचपन कहाँ बिताया। तो क्या आंसर हो जाएगा, इन द विलेज विद द ग्रैंड मदर, गाँव में अपनी दादी के साथ जो है उसने अपना बचपन बिताया। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, whom the narrator want to duplicate in we are not afraid to die if we can all be together। तो यहाँ पर जो है whom the narrator want to duplicate, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें सिंपल है, अगर यहाँ पे जो कवि है वो किसकी नकल करना चाहता है, जिसमें आपका डुप्लीकेट मतलब नकल करना है ना। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते हैं। वी इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर ऐसा अगर हम सब एक साथ हो सकते हैं तो हम मरने से नहीं डर सकते। तो यहाँ पर जो है क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कैप्टन जेम्स कुक, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, होम नरेटर वांट टू डुप्लीकेट, किसको जो है वो नकल करना चाहता है, तो कैप्टन जेम क्रूक का नकल करना चाहता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछी। इसके बाद 32 नंबर है, इन डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूस, हॉवर्ड कार्टर वाज ए डैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, क्या था वो, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर जो है हम उसका आंसर क्या लिख देंगे, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है पुरातत्व, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो ब्रिटिश पुरातत्व था। उसके बाद में 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट डिड वू डॉजी पेंट फॉर द एम्पोयर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछ रहे हैं सीधी सीधी सी बात और सिंपली कि वू डॉ जी ने सम्राट के लिए क्या चित्रित किया गया, क्या चित्र किया। तो यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा, उसने एक लैंडस्केप बनाया। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या बनाया उसने, एक लैंडस्केप बनाया, एक परिदृश्य बोलते हैं इसको। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर क्रूकर हैरिस इज डैश। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो ए मिडिल एज मास्टर, तो वो क्या थे, एक मध्यम आयु वर्ग के मास्टर। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर। तो यहाँ पे ऑथर पूछा गया, एडवेंचर के लेखक कौन है, द एडवेंचर के, ये आपको बताना है। तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा जयंत नार्लिकर। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, जयंत नार्लिकर। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी को आंसर्स पता होंगे अच्छी तरीके से, मैं आपको आंसर्स गाइड कर रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको। 36 नंबर है, होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ। तो होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, तो होर किसके तट पर जो है स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो लेक मानसरोवर के तट पर स्थित है, यानी मानसरोवर झील के तट पर स्थित है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट गिफ्ट डिड लामो गिव टू द ऑथर। तो यहाँ पे पूछा गया लामो ने लेखक को क्या उपहार दिया। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा फुल स्लीव्ड कोट। क्या दिया, एक पूरी आस्तीन वाला कोट। स्लीव मतलब आस्तीन जो बोलते हैं। आप थोड़ा सा हिंदियों को ज़रूर सीखें, हिंदी इंग्लिश ज़रूर सीखें, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा और मज़ा आ जाएगा आपको हमेशा। ठीक है, अब इसके बाद में है मोरगाड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ। तो यहाँ पे क्या पूछा है, मोराड का बहुत फॉन्ड मतलब शौक होता है, किसके लिए मतलब शौक था। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, सी, हॉर्स राइडिंग का उसको शौक था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। आरम एंड मोगाट बिलोंगेड टू डैश ट्राइब, किस ट्राइब से यानी किस जनजाति से आरम और मुराद जो है वो जनजाति से थे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन से जनजाति से थे, तो वो जनजाति थे हरगा लीनियन से। तो यहाँ पे जो हरगालिनियन जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 40वां जो अंतिम प्रश्न पूछा गया, विच कंट्री डिड नैरेटर बिलोंग टू इन द स्टोरी द एड्रेस। तो इसमें क्या पूछा गया, कहानी जो आपका दिया गया है कौन सी स्टोरी है, द एड्रेस में, यानी कहानी पता, मतलब सीधे से बोलते कहानी द एड्रेस में जो है नैरेटर यानी कि कवि किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये आपको आंसर बताना है। तो सभी को आंसर पता है, वो
हॉलैंड से बिलोंग करता है। तो इस तरह से आपने देखा 40 प्रश्नों के उत्तर सेट नंबर 2 के। सेट 3 4 5 आ रहे हैं, अकाउंट्स का सेट डाले जा रहे हैं। जिन बच्चों की ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है उनके सब्जेक्ट जल्द से जल्द आज के 1-2 दिन में अपलोड कंप्लीट कर दिए जाएंगे, ताकि उनकी समस्याओं को समाधान किया जाए। तो अपने अपने सब्जेक्ट्स के लिए कमेंट करते जाइए और अपने अपने सब्जेक्ट के सोल्यूशंस लेते जाइए। इसी तरह सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपको मज़ा आए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको टच करके आप सब कुछ देख सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उनकी मदद हो पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।